के लिए कराने वाला हूँ इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। यह वीडियो डीआरडीओ टेक्नीशियन ए तथा यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। दोस्तों, अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। आज देखिए 4 तारीख यहाँ पे हो गई है, 4 और 5 तारीख यहाँ पे 2 दिन का समय आपके पास बचा है। इस 2 दिन के समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेना है, जो आपने पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेना है। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक बुक से क्वेश्चन लिए हैं जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिलने वाले हैं। यह क्लास साथियों आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को अटेंड करिए। साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास यहाँ पे कराता रहता हूँ। मैं सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव कराता हूँ जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन पे। आज का आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि साथियों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस इज बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 फेज और 4 वायर के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से कनेक्शन बेस्ट होते हैं। क्या यहाँ पे डेल्टा डेल्टा बेस्ट होता है, या डेल्टा स्टार, या स्टार स्टार, या स्टार डेल्टा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने ही वाला है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, डेल्टा स्टार। और डेल्टा स्टार क्यों यूज़ करते हैं, डेल्टा स्टार हम क्यों यूज़ करते हैं 3 फेज 4 वायर में? क्योंकि जो डेल्टा होता है ना, इसमें सिर्फ 3 टर्मिनल मिलते हैं हमें, 3 टर्मिनल मिलते हैं। और जो स्टार होता है इसमें 4 टर्मिनल हमें मिलते हैं। एक टर्मिनल जो होता है इसमें एक न्यूट्रल टर्मिनल होता है। और यहाँ पे ये 3 फेज होते हैं, आर वाई बी, और एक इसमें एक्स्ट्रा टर्मिनल मिलता है जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम डेल्टा स्टार यूज़ करते हैं। जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है वह हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो यूज़ करते हैं वो डेल्टा स्टार होता है। तो वहाँ तो हो गया क्या कहते हैं, स्टेप डाउन पर्पज से। लेकिन साथियों, जो ट्रांसमिशन पर्पज से यूज़ करते हैं डेल्टा स्टार, वो स्टेप अप में यूज़ होता है। स्टेप अप में यूज़ होता है, यहाँ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट टू ट्रांसफॉर्मर गिव्स। यानी कि ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो हमें कौन कौन से लॉसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। क्या हमें परीक्षण मिलते हैं जब हम ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं? क्या यहाँ पे हमें हाई स्ट्रेसिस लॉस मिलते हैं, क्या एडी करंट लॉस मिलते हैं, या हाई स्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉस दोनों मिलते हैं, या इसमें कॉपर लॉस मिलते हैं? आपको साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम ऑफ हाई स्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉस। अब हाई स्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉस क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे जब हम ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में परफॉर्म करते हैं तो ये हमें आयरन लॉस देता है, आयरन लॉस हमें प्रोवाइड कराता है। अब आयरन लॉस जो होते हैं वो हाई स्ट्रेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों का प्लस, यानी कि इन दोनों को सम करके ही हम आयरन लॉस यहाँ पे बोलते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर की कोर में ये लॉसेस होते हैं। अब ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो ओपन सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर में करते हैं ना, जो ओपन सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर करते हैं, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसको ओपन रख देते हैं। ठीक है, इसको ओपन रख देते हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग पे यहाँ हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग पे यहाँ इक्विपमेंट लगे रहते हैं जो कि लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको यहाँ पे हम ओपन रखते हैं। जो यह साथियों मैंने आपको पॉइंट बताया है ना कि ये रेटेड वोल्टेज पे काम करता है, और लो वोल्टेज वाइंडिंग पे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है इसकी ओपन रखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। यह पॉइंट डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए यहाँ मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ए ट्रांसफॉर्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज अचीव्ड एट लोड पावर फैक्टर विच इज। यानी कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमें किस पावर फैक्टर पे यहाँ पे मिलती है, किस पावर फैक्टर पे यहाँ पे मिलती है? आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। क्या जीरो पावर फैक्टर में मिलती है, या लैगिंग पे, यूनिटी पे, या लीडिंग पे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होती है और यहाँ पे जो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होती है, जीरो और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिलती है लीडिंग पावर फैक्टर में। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि जीरो और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलती कहाँ है, किस पावर फैक्टर में मिलती है? यह मिलती है लीडिंग पावर फैक्टर पे। ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो मिलती है हमें लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। और आपके एग्जाम में टेक्नीशियन ए का जो अभी 6 से 11 के बीच में एग्जाम होने वाला है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्कॉट कनेक्शन आर यूज फॉर। आपको बताना है कि स्कॉट कनेक्शन हम क्यों यूज करते हैं।
स्कॉट कनेक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल फेज को 3 फेज करने में, या 3 फेज को सिंगल फेज करने में, 3 फेज को 2 फेज करने में, या एनी ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार इस स्लाइड में क्वेश्चन रखे हैं। वो क्यों रखे हैं? अलग अलग टाइप से स्कॉट कनेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यहाँ मैंने ये क्वेश्चन रखा है स्कॉट कनेक्शन का। और आगे भी आपको भी स्कॉट कनेक्शन का एक और क्वेश्चन मिलेगा जो कि अलग तरीके का होगा थोड़ा, और एग्जाम में अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं, 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि 3 फेज को 2 फेज में यहाँ पे ये कन्वर्ट करता है। जब मान लीजिए जहाँ हमें 3 फेज सप्लाई है और हमें रिक्वायरमेंट है 2 फेज की, तो वहाँ पे हम स्कॉट कनेक्शन को यूज़ करते हैं जो कि 2 फेज में कन्वर्ट कर देता है। और ये साथियों 2 फेज से 3 फेज में भी कन्वर्ट करता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन विच ट्रांसफॉर्मर द टर्सरी वाइंडिंग इज यूज, यानी कि किस ट्रांसफॉर्मर में टर्सरी वाइंडिंग हम यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछने वाला है। अब आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं बी को, ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, स्टार स्टार। स्टार स्टार कनेक्शन में हम टर्सरी बाइंडिंग यूज़ करते हैं। और वो टर्सरी बाइंडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें हार्मोनिक्स प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा हार्मोनिक्स इसमें प्रोड्यूस हो जाता है स्टार स्टार कनेक्शन में। इसलिए हम यहाँ पे थर्ड वाइंडिंग यूज़ करते हैं जो कि टर्सरी वाइंडिंग होती है। जो थर्ड वाइंडिंग यूज़ करते हैं हम टर्सरी वाइंडिंग, वो होती है डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे टर्सरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं हार्मोनिक्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब हार्मोनिक्स क्या करता है? हार्मोनिक्स जो है ना, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग्स में हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इफिशियंसी को घटा देगा और लॉसेस बढ़ जाते हैं, यह हार्मोनिक्स होता है। तो इस हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए हम तीसरी बाइंडिंग यूज़ करते हैं जिसका नाम टर्सरी बाइंडिंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द नो लोड करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर। आपको बताना है कि नो लोड करंट जो होती है ट्रांसफॉर्मर में, आई नॉट जो नो लोड करंट होती है वो क्या होती है? साइनसोइडल होती है, नॉन साइनसोइडल होती है, या ट्रेपेजोइडल होती है, या स्टेप्ड होती है? ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन साइनसोइडल। साथियों जो नो लोड करंट होती है ट्रांसफॉर्मर में वो नॉन साइनसोइडल होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है। और एक यह पूछता है इससे रिलेटेड पॉइंट कि नो लोड करंट ट्रांसफॉर्मर में कितने परसेंट होती है? 2 से 5%। नो लोड करंट ट्रांसफॉर्मर में 2 से 5% होती है और यह करंट नॉन साइनसोइडल होती है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पीडीएफ से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन है एन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हैज़ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो। जो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसका टर्न रेशियो कितना होता है? 1:2 होता है, या 2:1 होता है, 1:1 होता है, या कैन बी एनी रेशियो, कोई भी अनुपात हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, 1:1, यानी कि 2:2 भी होगा या 1:1 होगा, यानी कि समान रेशियो होगा, तो वह ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। अब आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? यह एक तरीके से आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही होता है। एक तरीके से आइडियल ट्रांसफॉर्मर इसको हम कह सकते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर वह होता है जिसमें तो कोई लॉसेस नहीं होते, नो लॉसेस, कोई लॉसेस नहीं होते। 100% इसकी इफिशियंसी होती है, 100% इफिशियंसी होती है, और इनफाइनाइट परमिएबिलिटी होती है इसकी कोर की, यानी कि इसमें लॉसेस तो होते ही नहीं। आइडियल का मतलब ही होता है कि ये आइडियल है, इसमें ना कोई लॉसेस है, 100% हमें इफिशियंसी मिलेगी। जैसा कि हम इनपुट पे देंगे वैसा ही हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, तो इसी को आइडियल कहते हैं एक तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हार्मोनिक्स इन एनी ट्रांसफॉर्मर आर जनरेटेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि हार्मोनिक्स जो है ना ट्रांसफॉर्मर में क्यों जनरेट होते हैं, किससे जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैचुरेशन ऑफ कोर। कोर के सैचुरेशन होने के कारण, यानी कि संतृप्तता होने के कारण यहाँ पे हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है टू कंडक्ट संपन्नर टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर। यानी कि ट्रांसफॉर्मर का संपन्नर टेस्ट करने के लिए हमें किस किस ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है, कितने ट्रांसफॉर्मर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, ओनली 1 ट्रांसफॉर्मर इज सफिशिएंट, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आर नीडेड, 2 अनआइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आर नीडेड, एट लीस्ट 3 ट्रांसफॉर्मर आर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आर नीडेड, यानी कि 2 समान ट्रांसफॉर्मर की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। अब जो क्या कहते हैं, ये टेस्ट होता है ना संपन्नर टेस्ट, इसी को साथियों हम यहाँ पे हीट रन टेस्ट भी कहते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। इससे हम यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं इसकी।
इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं और साथियों इसका टेम्परेचर हम पता करते हैं कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द एच टी बाइंडिंग ऑफ 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज बाउंड विद, यानी कि जो एच टी से यहाँ मतलब है हाई वोल्टेज बाइंडिंग से, एच टी का यहाँ पे मतलब है हाई वोल्टेज बाइंडिंग, यानी कि एक तरीके से जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी तो सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा उसकी प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, जो हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने बोला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं, जो हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है उसमें जो है ना, उसकी हाई वोल्टेज बाइंडिंग उसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं और इसमें पतला वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए का ये कहना है, पतले तार यानी कि अधिक टर्न होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है या उसमें नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और या मोटा वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मोर नंबर ऑफ टर्न रिलेटिवली थिक वायर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं और जो वायर होता है उसमें वाइंडिंग का वो मोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बोल रहा है लेस नंबर ऑफ टर्न इन रिलेटिवली थिन वायर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और वायर यहाँ पे पतला होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा अब तक कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। मोर नंबर ऑफ टर्न इन रिलेटिवली थिन वायर, यानी कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है ना ट्रांसफार्मर की, चाहे वो स्टेप डाउन है तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी हाई वोल्टेज। ठीक है, अब हाई वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न तो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, तभी तो हमें सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद में उसका जो वायर होता है ना वो थिन वायर होता है, पतला वायर होता है यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का, और क्या कहते हैं जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना उसी की, जिसका थिन वायर होगा सेकेंडरी का हाई वोल्टेज का, और उसी का जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें थिक वायर होगा, उसका थिक वायर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, यानी कि आवृत्ति किसे प्रभावित करती है। आवृत्ति किसे प्रभावित करती है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बोथ हाइस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस। भाई साहब यही सही होने वाला है, यही सही होने वाला है। वो क्यों होने वाला है सही, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, अब ये कैसे, हाइस्टेसिस लॉस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पी एच करके के एच इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की घात 1.6 इंटू एफ इंटू बी करके, ऐसे करके। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जो हाइस्टेसिस लॉस होते हैं यानी कि पी एच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, और जो एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर पे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इस पर तो अब इसका मतलब यही निकला ना कि हाइस्टेसिस और एडी करंट लॉस दोनों ही फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी तो हाइस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों ही बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली यहाँ पे सही होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मस्ट बी डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जिसकी की वाइंडिंग डेल्टा स्टार में यहाँ पे कनेक्टेड होती है। डेल्टा स्टार में क्यों होती है, क्योंकि सेकेंडरी पे मिक्स लोड कनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए यहाँ पे डेल्टा स्टार में कनेक्ट की जाती हैं। और ये स्टार क्या करता है, स्टेप डाउन का काम यहाँ पे करता है। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं फुल लोड पे, शून्य लोड पे, अबाउट 90% ऑफ द लोड, अबाउट 50% ऑफ द लोड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना उसकी जो इफिशियंसी होती है ना, मैक्सिमम इफिशियंसी अबाउट 50% ऑफ द लोड के यहाँ पे होती है, डिजाइन की जाती है। और जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ना उसकी इफिशियंसी यहाँ पे डिजाइन की जाती है फुल लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेशन। ठीक है, इन ए ट्रांसफार्मर आर यूज टू मिनिमाइज CRGO की जो हम क्या कहते हैं लेमिनेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बता के मैं भी थक गया हूँ। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इसकी क्विज डाली आपके लिए कि लेमिनेशन क्यों करते हैं हम ट्रांसफार्मर है जो कि सिलिकॉन स्टील की होती है, CRGO की। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम यहाँ पे लेमिनेशन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बना रहा है। वो क्यों बना रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और वैकेंसी डिक्रीज होती जा रही है। स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, वैकेंसी डिक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो स्टूडेंट को बाहर निकालेंगे।
तो कैसे निकालेंगे वो बाहर को? तो आजकल नए टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट ये दे रखे हैं ना, 2 स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। देन उसी के बाद हम ऑप्शंस पे चलेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि आपको सही सही वाला स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट पहले को पढ़ लेते हैं। डीसी सप्लाई कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसफार्मर। क्या डीसी सप्लाई को हम नहीं यूज़ करते ट्रांसफार्मर में? बिल्कुल सही बात है भाई, डीसी सप्लाई को हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन नॉट बी यूज, डीसी सप्लाई कैन नॉट बी यूज ट्रांसफार्मर, कहाँ यूज़ करते हैं भाई? अगर यहाँ पे हम डीसी सप्लाई को यूज़ करेंगे ना ट्रांसफार्मर में, तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। और वो क्यों जल जाएगी? तो उसमें हीटिंग हो जाएगी, करंट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो प्राइमरी वाइंडिंग उसकी जल जाएगी। और इसलिए हम यहाँ पे डीसी सप्लाई को यूज़ नहीं करते हैं। और स्टेटमेंट दूसरा बोल रहा है द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन था। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही बैठे हैं। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, दोनों 1 और 2। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि संपन्नर टेस्ट बोलते हैं, उसको बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं। उससे क्या कैलकुलेट करते हैं? हीटिंग पता करते हैं और ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरे टाइप से इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से कैसे पूछ सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द कंडक्ट संपन्नर टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। संपन्नर टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं, ठीक है, और उसमें कितने ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। साथियों, यह क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है, मैंने जानबूझ के रिपीट किया है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। और आप साथियों देख सकते हैं, मैंने अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट किया है तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर नीडेड। ठीक है, संपन्न टेस्ट करते हैं तो 2 ट्रांसफार्मर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइस फॉर पॉलीफेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन विच वन विल यू सिलेक्ट फॉर 3 फेज टू 2 फेज। यानी कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन में हम 3 फेज से 2 फेज को कन्वर्ट करने में कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया स्टार्टिंग में ही कि साथियों 3 फेज से 2 फेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन से कनेक्शन यूज़ करते हैं? स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन ये देख सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी यहाँ पूछा है, बस लैंग्वेज चेंज है, ऑप्शन वही है, स्कॉट कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और हो सके तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। जो ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्टेड होते हैं, स्टार कनेक्टेड, उनमें क्या होता है? लाइन वोल्टेज इक्वल होती है फेज वोल्टेज के, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, या देयर इज नो लाइन करंट, देयर फ्लो नो फेज करंट। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो स्टार होता है, स्टार में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, स्टार में लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट के। लाइन करंट बराबर होती है फेज करंट। ठीक है, डायरेक्टली पूछता है, नोट कर लेना। स्टार में लाइन करंट बराबर फेज करंट, और लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 के फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज बराबर √3 के फेज वोल्टेज। अब आते हैं हम डेल्टा में। अब डेल्टा में क्या होता है? लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज वोल्टेज के, और लाइन करंट बराबर होती है √3 के फेज करंट। लाइन करंट बराबर √3 के फेज करंट। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए, ये पूछा है स्टार में। ठीक है, स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर जो है उसमें क्या होता है, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर इक्वल होती है √3 के फेज वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ रखे हैं। देख सकते हैं, इन ए ट्रांसफार्मर द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द नो लोड करंट बाई एन एंगल। यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज होती है ट्रांसफार्मर में, अप्लाइड वोल्टेज होती है, वो नो लोड वोल्टेज से कितने एंगल पे लीड करती है। अब आपको यहाँ ये भी पता चल गया कि वह वोल्टेज लीड करती है। अगर ये बोल देता लैग करती है, फिर क्या होता? तो आपको पता चल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि लीड करती है। अब वो कितने एंगल पे लीड करती है,
वो करती है 75 डिग्री एंगल पे। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये इस तरीके से होता है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ होती है, ये फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये नो लोड वोल्टेज होती है, ये यहाँ पे कटता है नो लोड वोल्टेज। अब जो ये एंगल बनता है नो लोड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बीच में, ये बनता है 75 डिग्री से तो ज़्यादा होता है और ये 90 डिग्री से कम होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता, कहीं भी एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा। इस क्वेश्चन का 90 डिग्री अगर लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा। 90 डिग्री से कम होगा और 75 डिग्री से ज़्यादा होगा। यहाँ पे इसी के बीच में रहता है, 75 डिग्री मैक्सिमम यहाँ पे माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो कि मैंने थोड़ा अलग टाइप का रखा है, डायरेक्टली ये पूछता भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल में सबसे गुड कंडीशन क्या होती है। आप यहाँ पे कथन देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। कथन देख सकते हैं, लो विस्कोसिटी, लो वोलाटिलिटी।